Hello, Acho. Let's read the given question. The question says figure below shows four different spring arrangements of two springs of negligible masses. Figure A and C represent an arrangement of springs in parallel, and figure B and D represents springs in series. So, if the mass in each arrangement is displaced from its equilibrium position and released, what is the resulting frequency of vibration in each case? So, to understand this question, we need to understand about the concept of spring इन सीरीज एंड पैरेलल. सो जब हम बेसिक चीज हमें याद होनी चाहिए यहाँ पे. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव टू स्प्रिंग्स. सो ये कब कहलाएंगी कि सीरीज में हो? व्हेन दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. जैसे कि दो स्प्रिंग यहाँ पे साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक देन मास, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एंड स्प्रिंग का दूसरे एंड ऑफ स्प्रिंग से कनेक्टेड होना चाहिए फॉर स्प्रिंग टू बी इन सीरीज. अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब ये ऐसा सिचुएशन आएगा, सो इन दैट सिनेरियो वी कैन सी के स्प्रिंग विल बी इन सीरीज एंड लेट्स से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं K1, इसका मान लेते हैं K2. सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के दोनों ही स्प्रिंग में जब हम इसको खींचेंगे with some force F, so spring will also we can see it will pull the block. अगर हम खींचते हैं स्प्रिंग को तो स्प्रिंग भी खींचता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन. सो यहाँ से भी F खींचा जाएगा. सो वी कैन सी के स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगी दोनों स्प्रिंग के ऊपर K1 K2 दोनों पे फोर्सेस सेम होंगी. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. फॉर स्प्रिंग फोर्स इज सेम एंड वी नो के जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ KX फॉर अ स्प्रिंग, ठीक है ना. स्प्रिंग जिस फोर्स से खींचता है उसका फॉर्मूला है K इंटू एक्स, पर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट इंटू एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. जितना हम उसको डिस्प्लेस करेंगे ब्लॉक को उतना ही स्प्रिंग भी खींचा जाएगा फोर्स. सो फ्रॉम दिस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स दोनों ही में सेम है. सो वी कैन राइट सिंस फोर्स इज सेम, सो अलग क्या होगा दोनों में? वी कैन से एलोंगेशन अलग अलग होगा दोनों का, राइट. सो हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव एलोंगेशन आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? इफेक्टिव एलोंगेशन ऑफ बोथ स्प्रिंग विल बी x1 प्लस x2. x1 एलोंगेशन K1 स्प्रिंग में, x2 एलोंगेशन K2 में. सो F इफेक्ट K इफेक्टिव x इफेक्टिव की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F बाई K इफेक्टिव, राइट. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं F बाई K1 प्लस F बाई K2, F2 बाई F बाई K2 बेसिकली, क्योंकि फोर्स तो सेम है. तो FF from both side can be cancelled and in this situation we can say K effective will be equals to 1 upon K1 plus 1 upon K2. So ये है स्प्रिंग के सीरीज होने का फॉर्मूला. अब हम बात करते हैं when the spring are connected to parallel. So parallel में जब स्प्रिंग कनेक्टेड होती है, so we need to remember कि दोनों का elongation सेम होता है अब in this case. So that is what the thing we need to keep in mind. बस ये चीज़ अगर हमें क्लियर है तो दैट वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन. और ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कब सीरीज में और कब पैरेलल में स्प्रिंग होती है. तो सीरीज में होने के लिए दोनों स्प्रिंग का एटलीस्ट एक एंड दूसरे स्प्रिंग के एंड से कनेक्टेड हो तो वो सीरीज में होंगी. लेकिन पैरेलल में होने के लिए एक एंड ब्लॉक से कनेक्टेड हो, एक एंड फिक्स्ड हो. सो दैट इज व्हाट द कंडीशन वी नीड टू कीप इन माइंड फॉर स्प्रिंग टू बी इन पैरेलल. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एंड स्प्रिंग का फिक्स्ड है, एक ब्लॉक से कनेक्टेड है. दूसरा भी स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है, एक ब्लॉक से कनेक्टेड है. सो बोथ द स्प्रिंग K1 K2 आर इन पैरेलल एंड इन दैट सिचुएशन अगर हम इसको फोर्स F से खींचे तो ये दोनों ही फोर्स, अब जो फोर्सेस होंगी दैट इज द मेन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब फोर्सेस अलग अलग होंगी यहाँ पे, राइट. सो K1 कुछ अलग फोर्स से खींचेगा, K2 अलग फोर्स से खींचेगा, लेकिन जो एलोंगेशन होगा वो सेम होगा. सो इन दैट सिचुएशन नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू F1 प्लस F2. तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं? या फिर F इफेक्टिव लिखा जाएगा ये. तो F इफेक्टिव की जगह हम क्या लिख पाएंगे? F इफेक्टिव कैन बी रिटन एज K इफेक्टिव into x and that will be equals to K1x1 sorry K1x plus K2x, ठीक है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि K इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ रही है? K1 प्लस K2. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. यहाँ पे पैरेलल में K इफेक्टिव का फॉर्मूला K1 प्लस K2 और सीरीज के लिए 1 अपॉन K इफेक्टिव विल बी 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 एंड सो ऑन जितने भी स्प्रिंग्स होंगे. अब नाउ वी कैन सी व्हेन हम जब उसको ऊपर फोर्स लगा के छोड़ेंगे सो स्प्रिंग स्टार्ट टू ऑसिलेट और रादर वी विल से कि इट विल स्टार्ट टू परफॉर्म SHM. सो इन दैट सिचुएशन वी नो कि जो टाइम पीरियड दिया जाता है SHM का, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा होता है बेसिकली एंड ओमेगा फॉर SHM इज अंडर रूट K बाय M. सो ये हो जाएगा M बाय K. सो दिस इज व्हाट द रिलेशन वी कैन सी. अब हमें फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें पता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. सो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ K बाय M एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे हम लिखेंगे K इफेक्टिव बाय M, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यही फॉर्मूला यूज करते हुए वी विल आंसर द क्वेश्चन.
अब हमें बोला गया क्लियरली कि ए, हम देख सकते हैं क्लियरली बिना मेंशन किए भी ए और जो सी है वो दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, और बी और डी जो है वो सीरीज में होंगे, राइट। सो पहले हम बात कर लेते हैं पैरेलल की। सो पैरेलल में हमने जैसे अभी डिस्कस किया के इफेक्टिव को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट K1 प्लस K2, ठीक है ना। सो फॉर ए एंड सी आंसर जो होगा वो हमारा सेम ही होगा। सो टाइम पीरियड विल बी basically frequency will be n equals to 1 by 2 pi under root of k effective will be K1 plus K2 divided by m, right. So this is what the answer for the A and C part. अब सीरीज वाले की भी देख लेते हैं बात। सीरीज में हम देख सकते हैं कि के इफेक्टिव दो स्प्रिंग्स हैं, सो के इफेक्टिव को क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, वी आर राइटिंग दिस फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो ये आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सो यहाँ पे फाइनली वी कैन से फॉर बी एंड डी, राइट। सो बी एंड डी के लिए जो n आएगा हमारे पास वो आएगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के इफेक्टिव विल बी K1 K2 upon K1 plus K2 into m. So this will be the answer for the B and D wala question. I hope you understood the solution. All the best.